नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कोशिका को पढ़ रहे थे और आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली होती क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो कोई भी कोशिका के चारों तरफ पाया जाने वाला वह आवरण जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से पृथक करता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली जो होती है यह सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल से तात्पर्य ये है कि ये कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ चीजों को अंदर नहीं जाने देती। तो सारी चीजों को ना तो अंदर जाने देती है ना ही सारी चीजों को रोक देती है, तो इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल कहा जाता है। ये सेमी परमिएबल भी इसे कहा जाता है। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसे सेमी परमिएबल भी कहा जाता है। इसे सेमी परमिएबल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उसकी परिभाषा लिखी हुई है, इसको देखते हैं। कोशिका झिल्ली प्रत्येक क्या है, तो प्रत्येक कोशिका महीन झिल्ली द्वारा घिरी होती है जो कोशिका द्रव्य को सीमित तथा बाह्य आवरण को पृथक करती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो इस कोशिका के अंदर यहाँ पाया जाने वाला ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा भाग, इसे यहाँ से ये पूरा भाग क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। और एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा अलग होता है। आगे बात करते हैं। इसमें आगे लिखा है कि यह झिल्ली पदार्थों के भीतर आने या बाहर जाने पर नियंत्रण रखती है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव परमिएबल कहा जा रहा है। यह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि ये फास्फोलिपिड की बनी है, तो इसमें फास्फोलिपिड में होता क्या है, फास्फेट, फास्फेट प्लस लिपिड। तो फास्फेट एक तत्व है और उसके साथ ही ये क्या है, लिपिड लगा हुआ है। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें फास्फेट ग्रुप किनारे की तरफ होता है, जो कैसा होता है, फास्फेट हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, जिसे हिंदी में कहते हैं जल रागी। और लिपिड जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, इसको पानी से डर लगता है। फोबिया होता है तो पानी से डर लगता है। फिलिक मतलब पानी से प्रेम होता है। तो ये जल रागी मतलब इसे पानी से बहुत ज्यादा प्रेम है और इसे जल विरागी कहा जाता है। जल विरागी कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पे किनारे की तरफ जो इसका हेड है वो किनारे की तरफ होते हैं और इसकी जो टेल है आपस में बीच में फंसी हुई पाई जाती है, कुछ इस तरह से। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। किनारे की तरफ फास्फेट ग्रुप, लिपिड, लिपिड फिर फास्फेट। तो वैज्ञानिकों के अनुसार इन्होंने बताया कि जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले रॉबर्टसन की। एक रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है, जिसमें इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्राम होती है। 75 एंगस्ट्राम में जो फास्फेट ग्रुप होता है, ये फास्फेट ग्रुप होता है, ये 20 एंगस्ट्राम का बना होता है। और इसका ये वाला भाग लिपिड ग्रुप जो होता है वो 35 एंगस्ट्राम का बना होता है। ये टोटल हो जाते हैं 75 एंगस्ट्राम, 75 एंगस्ट्राम
के बने होते हैं। और इसके अलावा एक और वैज्ञानिक थे डैप्सन और डैनियली, इन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। और एक वैज्ञानिक थे, आगे लेते हैं स्लाइड को बताते हैं, डैप्सन और डैनियली। डैप्सन और डैनियली, इन्होंने कोशिका झिल्ली के सैंडविच मॉडल को प्रस्तुत किया। कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में क्या होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह था सैंडविच मॉडल। इसमें भी इन्होंने बताया कि ये जो फास्फोलिपिड होता है, ये कोशिका झिल्ली होती है, वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें किनारे की तरफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जाती हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जाती है किनारे की तरफ। और फास्फोरस और लिपिड का अरेंजमेंट कुछ इसी तरह से होता है। ये फास्फेट ग्रुप हो गए जो कैसे होते हैं, जल रागी होते हैं। और इसमें जो लिपिड पाई जा रही है वो कैसी होती है, जल विरागी होती है। लिपिड, इनके लिपिड आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं, ऐसा। तो ये फास्फोलिपिड का अरेंजमेंट होता है। इनके अनुसार जो फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनी होती है, ये वाला भाग उसका 15 एंगस्ट्रॉम, ये 15 एंगस्ट्रॉम, एक सेकेंड, 15 एंगस्ट्रॉम, ये भी 15 एंगस्ट्रॉम, ये वाला भाग जो होता है वो 45 एंगस्ट्रॉम का बना होता है। तो ये सैंडविच मॉडल था। ये इस चित्र के माध्यम से आप देख पाएंगे, ये जो है ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया था। और इसके इस वाले भाग को, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, जो कोशिका के अंदर की तरफ भाग है उसे साइटोसोल कहा जा रहा है। इनके किनारे की तरफ ये प्रोटीन लगी हुई है, ये प्रोटीन है, ऐसा देख रहे हैं ना आप, ऐसे कुछ। ये क्या है, ये प्रोटीन किनारे की तरफ लगी हुई है दोनों तरफ। ये बाहर की प्रोटीन है, ये अंदर की प्रोटीन है। और इसमें ये वाला जो फास्फोलिपिड की लेयर है, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। इसमें ये वाला भाग फास्फेट है जो पीले कलर का बना हुआ है, और ये वाला भाग, ये लिपिड की लेयर पाई जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इकाई झिल्ली मत जो किसने दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है, इस मत का प्रतिपादन रॉबर्टसन द्वारा किया गया है। इस मत के अनुसार सभी कोशिकांग व कोशिका झिल्ली एक ही प्रकार की झिल्ली से परिबद्ध होते हैं। झिल्ली में 60% प्रोटीन तथा 40% लिपिड होता है। इस प्रकार की झिल्ली की संरचना त्रिस्तरीय होती है। तीनों परतों की मोटाई 75 से 90 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें फास्फोलिपिड की द्विआण्विक परत की मोटाई 25 से 35 एंगस्ट्रॉम तथा प्रत्येक प्रोटीन की परत की मोटाई 20 से 25 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अभी हमने आपको बताया, एक सेकंड, हाँ, हमने बताया कि यहाँ पे इसकी मोटाई 20 से 25 होती है, तो ये इसकी मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम बताई गई है। जो लिपिड की लेयर की मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम इन्होंने बताया है। आगे यहाँ पे बात करते हैं, ये जो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये सैंडविच मॉडल है। सेम चीजें उन्होंने बताई। इन्होंने बताया है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो प्रोटीन पाई जा रही, कैसी प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन उन्होंने बताया हुआ है। किनारे की तरफ जो प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जा रही। ये साइटोसोल रीजन है, मतलब कोशिका की तरफ पाया जाने वाला भाग है, जिसे साइटोसोल कहा जा रहा है, साइटोसोल है। तो इंटर सेलुलर साइटोसोल है, इंट्रा सेलुलर साइटोसोल है। एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम ये होता है जो कोशिका के बाहर का मीडियम होता है। दोनों तरफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन इसमें पाई जा रही है।
बाकी हूबहू वैसे ही संरचना इसमें होती है। तो लेमिनर मॉडल किसने दिया था? इसे सैंडविच मॉडल को लेमिनर मॉडल भी कहा जाता है। इस मत का प्रतिपादन डेनियली वटैप्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस मत के अनुसार कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इस मत के अनुसार लिपिड के दो स्तर पाए जाते हैं, वह इनके बाहरी व भीतर की ओर प्रोटीन की परत पाई जाती है। जो प्रोटीन बनी होती है वो कैसी प्रोटीन होती है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। उसके बाद आजकल जो काफी ज्यादा चर्चित है, जो काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है, उस मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उस मेम्ब्रेन को तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। तरल मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था? तो तरल मोज़ेक मॉडल वैज्ञानिक थे सिंगर और निकोलसन, सिंगर और निकोलसन, निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने तरल मोज़ेक मॉडल को प्रस्तुत किया था, तरल मोज़ेक मॉडल को प्रस्तुत किया था। अभी पहले हम थोड़ा सा इस कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम तरल मोज़ेक मॉडल की बात करेंगे। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, जिसे आजकल एक्सेप्ट किया गया है पूरी तरह से, तो उसमें बताया गया है कि कोशिका झिल्ली में दो लेयर पाई जाती है फास्फोलिपिड की। इसका फास्फोलिपिड का हेड वाला भाग जो होता है वो कैसा होता है? जल रागी होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। और इसका लिपिड का जो भाग होता है वो जल विरागी होता है, अर्थात वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, उसको पानी से डर लगता रहता है। इसमें ये लाइन टेढ़ी होती जा रही है हमारी, एक सेकेंड। इस चित्र को थोड़ा सा बनाने टाइम लग रहा है। तो इसमें यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये क्या है? फास्फेट ग्रुप है। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? लिपिड है, लिपिड है। इसमें प्रोटीन जो पाई जाती है, इसमें कुछ प्रोटीन भी पाई जाती हैं, जो प्रोटीन किनारे की तरफ होती हैं। ऐसे प्रोटीन यहाँ भी अरेंज होती हैं, किनारे की तरफ अरेंज होती हैं। और कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो पूरी की पूरी धसी हुई पाई जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो जो प्रोटीन इसमें पूरी की पूरी इधर धसी हुई पाई जा रही, इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और किनारे की तरफ जो पाई जा रही इसे पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। पेरीफेरल प्रोटीन जो होती है इसे निकालना काफी आसान होता है क्योंकि ये किनारे की तरफ होती है, लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन को निकालना काफी कठिन होता है, क्योंकि अगर उसको निकालेंगे तो किनारे की इसके आसपास पाई जाने वाली जो लिपिड की लेयर है वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। लिपिड टूट सकती है, इसीलिए इसे निकालना कठिन होता है। अभी इसके अलावा इसमें कुछ और संरचनाएं भी पाई जाती हैं। अब ये वाली जो लिपिड की लेयर है, जो इसमें लिपिड पाया जा रहा है, लिपिड से भी कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। इसमें लिपिड से कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं, यहाँ से ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। इन्हें ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन इसमें जो पाई जा रही है, इस प्रोटीन से भी इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो जो यहाँ पर प्रोटीन पाई जा रही है, प्रोटीन से भी लिपिड लगे होते हैं, सॉरी, प्रोटीन से भी कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं, जिन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है।
और इस अब यहाँ पर जो कुछ प्रोटीन यहाँ पर चैनल का कार्य कर रही हैं, कुछ प्रोटीन यहाँ पर चैनल का कार्य कर रही हैं, यहाँ पर टनल बना लेती हैं। जैसे ये प्रोटीन पाई जा रही है और ये प्रोटीन यहाँ पे टनल बना लेती है इस तरह से। अब ये जो टनल बना ले रही है, इस टनल के द्वारा ये कोशिका के अंदर, ये साइटोसोल भाग होता है, साइटोसोल, और ये जो होता है कोशिका के बाहर का आवरण होता है। तो इस साइटोसोल से और ये बाह्य बाह्य आवरण से जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों का आवागमन करने के लिए इस टनल का उपयोग किया जाता है। तो जैसे नॉर्मली अगर क्या करते हैं कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज टूट जाता है, ग्लूकोज टूटता है और क्या मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन इसी रास्ते से अंदर प्रवेश कर सकती है, इसके अंदर प्रवेश कर सकती है, ऑक्सीजन किसी तरह से प्रवेश कर जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से निकल सकती है, इधर से ही बाहर जा सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आ सकती है। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है, और ये जो होते हैं इनका इस लिपिड से बहुत ज़्यादा दिक्कत, लिपिड को इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसको जल से डर लग रहा है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से इसे डर नहीं लग रहा है, तो इसको इधर से आने जाने देता है। तो यहाँ से इस तरह से इसका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ट्रांसफर यहाँ से नहीं हो पाता है, जैसे जल का ट्रांसफर यहाँ से नहीं हो पा रहा है। H2O, जल का ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे ये जो टनल लगे हुए हैं, इस टनल के माध्यम से ये बाहर जाती हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो चैनल प्रोटीन का कार्य कर रही होती है। चैनल प्रोटीन क्या होता है, और कैरियर प्रोटीन का भी कार्य कर रही है। पहले हम कैरियर प्रोटीन देख लेते हैं, कैरियर प्रोटीन क्या होती है। तो जैसे कोई एक प्रोटीन है, मान लेते हैं ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को किसी चीज का स्थानांतरण इधर से, मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यहाँ से बाहर निकालना है। ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे पाया जा रहा है, एक सेकंड, इस प्रोडक्ट को यहाँ से बाहर निकालना है, ऐसा। तो अब ये कोशिका के ये जो प्रोटीन है, जो कैरियर प्रोटीन का कार्य कर रही है, तो कैरियर प्रोटीन का कार्य करने वाली जो प्रोटीन है, ये क्या करेगी, अपने इस आकार में, अपने आप को इस आकार में परिवर्तित कर लेगी और यहाँ पर इसको फिक्स कर लेगी। इसका आकार कुछ इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रोटीन को फिक्स कर लेगी और फिर मूव कर जाएगी। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं तो समझ में आएगा आपको, ये वाला। फिर ये क्या करेगी, मूव कर जाएगी, ऐसा इधर को मूव कर जाएगी और फिर उधर जाके ये जो प्रोडक्ट है इसको बाहर छोड़ देगी। तो कैरियर प्रोटीन इस तरह से अपना कार्य करती है। अब ये जो कोशिका झिल्ली में पाई जा रही है, ये सारी संरचनाएं, ये इसमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं, इसमें ये जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है वो पदार्थों का स्थानांतरण भी करती है। तो ये ट्रांसपोर्ट हम कह सकते हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्ट, कोशिका झिल्ली द्वारा ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कोशिका झिल्ली ट्रांसपोर्ट करती है, और जो ट्रांसपोर्ट करती है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है ट्रांसपोर्ट। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर
जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जिसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, जिसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो ये इसे क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक तरह का डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है, जिसे विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। विसरण जो है वो कैसा ट्रांसपोर्ट है, विसरण विसरण वो कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि विसरण की प्रक्रिया में जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, एक को सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरे को फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहा जाता है। एक सेकंड, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो हमने बताया कि कोशिका झिल्ली के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, वो बहुत सारे पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करती है। तो जिसमें से एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जिसे विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब विसरण जो होता है ये दो होते हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेट डिफ्यूजन। अभी सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो स्थानांतरण हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोशिका है, कोशिका के झिल्ली में, अब कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यहाँ से ये कोशिका झिल्ली में जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो यहाँ से ये क्या हो रही है, इस रास्ते से बाहर निकलती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इस कोशिका के बाहर कम है, और ऑक्सीजन की मात्रा कोशिका के बाहर ज्यादा है और यहाँ पर कोशिका के अंदर कम होती है। तो ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा इस तरह से हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे फैसिलिटेट डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन जो होता है, इसमें दो टाइप की प्रोटीन कार्य करती हैं। फैसिलिटेट फैसिलिटेट डिफ्यूजन, इसमें दो टाइप की प्रोटीन कार्य करती हैं, जिसे एक को कहा जाता है चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, और दूसरे को कहा जाता है कैरियर प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन फैसिलिटी प्रदान कर रही हैं डिफ्यूजन के लिए, मतलब पदार्थों के स्थानांतरण के लिए। यहाँ पर किसी चीज का मात्रा ज्यादा है तो उसको यहाँ से बाहर निकाल रही हैं, बाहर किसी चीज का मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो उसको अंदर ले आ रही हैं। तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बाहर ले जाने की जो प्रक्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, कैरियर प्रोटीन के द्वारा हो रही है। और चैनल प्रोटीन जो होती है, यहाँ पे अगर चैनल प्रोटीन की बात करते हैं तो चैनल प्रोटीन टनल का कार्य करती है। अभी यहाँ पे मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं तो बनाते हैं। ये जो इसमें चैनल प्रोटीन पाई जा रही है, अब ये चैनल प्रोटीन क्या करेगी, यहाँ से वाटर को बाहर जाने का रास्ता प्रदान करेगी। एक सेकंड, H2O होगा, यहाँ से वाटर को बाहर जाने का रास्ता प्रदान करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे लिपिड पाया जा रहा है, लिपिड यहाँ से वाटर को जाने नहीं दे रहा है, तो ये रास्ता प्रदान कर रही है किसको, जल को यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो ये चैनल प्रोटीन होती है। अभी इसके अलावा यहाँ पे अब बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, इसको इरेज कर दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली।
तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर पदार्थों का स्थानांतरण लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है। कैसे होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, हायर कंसंट्रेशन की ओर पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे अगर आपके पास किसी चीज की कमी है ना, या आपने देखा होगा कोई अगर किसी चीज के लिए इच्छुक है तो उसको काम कराने में आपको दिक्कत नहीं होती, आपको एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती। अगर किसी चीज की इच्छा उसके पास बिल्कुल नहीं है तो आपको वो काम कराने में काफी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब मान लेते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली है और ये साइटोसोल रीजन होता है, साइटोसोल रीजन होता है, और ये बाहर का वातावरण होता है कोशिका के बाहर का। तो इस साइटोसोल रीजन में किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, मान लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा है, पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा है, और इधर कोशिका के बाहर वाले भाग में यहाँ पे सोडियम आयन की मात्रा ज्यादा है। तो पोटेशियम आयन की मात्रा इसके अंदर बहुत ढेर सारी है, इधर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। फिर भी यहाँ से सोडियम को बाहर निकालना और यहाँ से पोटेशियम को अंदर करने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया में काफी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा एनर्जी खर्च की जाती है। तो यहाँ पर ये होता है कि तीन पोटेशियम आयन को जितने हैं उसी में 3 पोटेशियम आयन को अंदर फेंक दिया जाता है और यहाँ से 2 सोडियम आयन को बाहर निकाला जाता है। तो ये प्रक्रिया जो यहाँ पे चल रही है, ये पूरी प्रक्रिया उल्टा बता दिया, यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन होते हैं, एक सेकेंड, 2 पोटेशियम आयन और 3 सोडियम आयन को, 2 पोटेशियम आयन को अंदर किया जा रहा है जबकि यहाँ पे पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा है, 3 सोडियम आयन को बाहर किया जा रहा है जबकि यहाँ पे सोडियम आयन की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पे इस तरह से जो प्रक्रिया चल रही है, तो ये एनर्जी खर्च करके ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जिसमें एनर्जी एटीपी खर्च की जाती है। एटीपी खर्च करके अगर पदार्थों का स्थानांतरण किया जा रहा है तो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इस मेम्ब्रेन में अगर यहाँ पर ये, एक सेकेंड मिटाते हैं थोड़ा सा, ये जो प्रोटीन पाई जा रही है, ये इस प्रोटीन के माध्यम से यहाँ से इसके अंदर से पोटेशियम आयन को, 2 पोटेशियम आयन को बाहर फेंका जा रहा है और यहाँ से 3 सोडियम आयन को, सोडियम आयन को बाहर फेंका जा रहा है। बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर और 3 सोडियम आयन को बाहर फेंका जा रहा है। इस प्रक्रिया को सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। ये प्रक्रिया आगे चल के जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में इस सोडियम पोटेशियम पंप को पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो अगर अब बात करते हैं जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तरल मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, यही चीज थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बताया था कि इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें जगह जगह पर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या होता है? इसमें जगह जगह पे क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर बफर का कार्य करता है। किसका काम करता है? बफर का। मतलब जो ये मेम्ब्रेन है, इसमें
तरल मोजाइक का मतलब है कि ये फ्लूइड काफी ज्यादा ये तैरता हुआ सा पाया जाता है। जितने भी इसमें जो लिपिड है, इसमें जो लिपिड है वो तैरते हुए मीडियम में पाए जा रहे हैं। अब मान लेते हैं गर्मी का सीजन आ गया, लिपिड काफी पिघल गई, है ना, घी वगैरह पिघल जाते हैं, तो लिपिड काफी पिघल गई, तो कोशिका क्या होगी, एकदम से फैल फैल सी जाएगी उसकी कोशिका झिल्ली। तो ये भी सही नहीं है। गर्मी खत्म हो गई, ठंडी आ गई, अब ठंडी में क्या होगा, घी जम जाएगा, है ना। ये लिपिड अगर जम जाता है तो एकदम चिपक सी जाएंगी, तो भी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया वो सही से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल पाए जा रहे हैं जगह जगह पे, ये इसको एकदम से ना तो पिघलने देते हैं और ना ही फैलने देते हैं। ये बातें बताई गई थी तरल मोज़ेक मॉडल में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं, इसमें जो चीजें छूटी रहेंगी आगे हम कवर कर लेंगे। तो कोशिका झिल्ली जो है वर्ष 1950, मतलब जिस साल अपना संविधान लागू किया गया था उसी साल की बात की जा रही है। 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। इस बीच मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी है। तो सबसे पहले किसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया था, किस कोशिका को लेके, आरबीसी की कोशिका को लेके अध्ययन किया गया था। अध्ययन के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं जो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। हाँ, आपको ये बताना, यहाँ पे बताना भूल गए, अगर ये लिपिड संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी है तो आपस में जो लिपिड की लेयर है वो पास पास होगी। लेकिन अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरह से होता है, उसके आर्म सही होते हैं एकदम सीधे सीधे, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर हम बनाएंगे तो उसकी एक आर्म टेढ़ी हो जाती है ऐसी। तो असंतृप्त, अब यहाँ पे जब टेढ़ी हो गई है ये, तो ये गैप ज्यादा लेगी, तो यहाँ पे जो लिपिड की लेयर होती है वो फैल जाती है। आगे बात करते हैं इसमें, अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। हाइड्रोकार्बन से बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि ये फास्फोरस के बीच में फंसी हुई पाई जाती है। आगे है, इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल का कार्य हमने बताया आपको। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन, 40% लिपिड मिलता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी में क्या होता है कि 52% क्या होती है, प्रोटीन होती है और 40% लिपिड पाई जाती है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त किया गया है। एक को इंटीग्रल, जो पूरी तरह से फिक्स हो गई है, उसको निकालना आसान नहीं है, और जो किनारे की तरफ पाई जाती है उसको निकालना आसान होता है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई भी पहले पुराने जमाने में घर बनते थे तो उसमें पैसा जमा दिया जाता था आंगन में।
अब किनारे की तरफ, दीवार के किनारे की तरफ जो फर्श है, फर्श में एकदम किनारे की तरफ जो पैसा जमा हुआ है उसको निकालना आसान होगा। ऐसा मोजेक की तरह ऐसे एकदम फिक्स कर दिया जाता था, जैसे मानते हैं इसमें ये लिपिड की लेयर है ना, और यहाँ पे फास्फोलिपिड पाया जा रहा है, फास्फोलिपिड पाया जा रहा है, ये पूरा तरह से फास्फोलिपिड पाया जा रहा है। तो जो इसमें फास्फोलिपिड है, इसमें पूरी तरह से इधर इधर जो एकदम फिक्स है इसको निकालना आसान होगा, या जो किनारे की तरफ पाई जा रही है इसको निकालना आसान होगा। जो पेरिफेरल है उसको निकालना ही आसान होगा, जो इधर से यहाँ तक पूरी फंसी हुई इसको निकालना आसान नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमिर लिपिड के अर्धतरीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की उसकी क्षमता जो होती है उसकी तरलता पर निर्भर करती है। अभी उनके अनुसार जो लिपिड है, जो ये लिपिड है, ये यहाँ पर जैसे बह रहा हो, पानी में जैसे ढेर सारे गुब्बारे को डाल दिया जाए, ढेर सारे गुब्बारे को डाल दिया जाए, उनको अरेंज करके डाल दिया जाए, तो वो पानी की तरह जैसे पानी में हिलोरे मार रहे होते हैं, तो इसी तरह से ये लिपिड भी यहाँ पे बह रहा होता है। आगे है, अगला पेज देखते हैं एनसीईआरटी में। कुछ इस तरह से ये तरल मोजेक मॉडल का स्ट्रक्चर है। तरल मोजेक मॉडल का स्ट्रक्चर, किनारे की तरफ ये प्रोटीन्स पाई जा रही है, फास्फोर, ये जो पिंक कलर का है ये पूरा का पूरा ये क्या है, फास्फेट ग्रुप है, और इसमें ये ब्लू कलर की प्रोटीन दिख रही है, ये प्रोटीन है जो चैनल प्रोटीन का कार्य कर रही है। इसमें जगह जगह पर ये वाला पूरा का पूरा भाग इसमें लिपिड का बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं पीले रंग की संरचना भी इसमें दिखाई दे रही है। जो पीले रंग की संरचना इसमें दिखाई दे रही है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। लिपिड बाइलेयर होता है। प्रोटीन से लगा हुआ, ये लिपिड से लगा हुआ जो ग्लाइकोजन होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। प्रोटीन से लगा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। और ये वाला भाग लिपिड का यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है, और ये जो फास्फेट ग्रुप है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। पूरी तरह से फिक्स प्रोटीन जो दिख रही है उसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, है ना। इतनी संरचना आप देख पा रहे हैं, यही चीजें हैं इसमें। आगे इसमें कहा जा रहा है कि झिल्ली की तरली प्रकृति के कारण इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरा कोश की संयोजन का निर्माण, श्रवण, अंत कोशिक कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। तो ये सारी प्रक्रिया में अगर ये तरली माध्यम में तरली प्रकृति का है तभी ये सारी प्रक्रिया ठीक से संभव हो पा रही है, नहीं तो संभव नहीं हो पाती। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि इसके अणुओं का परिवहन होता है, इससे अणुओं का परिवहन होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने बताया था कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव होता है, पैसिव होता है। पैसिव के द्वारा ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया जो हो रही है उसमें दो टाइप होते हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो आगे इसमें है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिन्हें निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। उदासीन विलेय सांद्र प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर आते हैं। जल भी इस झिल्ली की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण जल
विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। परासरण में होता क्या है, परासरण की प्रक्रिया जो होती है उसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पदार्थों का संवहन होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक। अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जल का संवहन जो यहाँ पर हो रहा है वो कोशिका झिल्ली जो कि सिलेक्टिव परमिएबल है उसकी उपस्थिति के आधार पर हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। आगे, चूंकि अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्वितीयता से नहीं जा सकते हैं, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे कैरियर प्रोटीन कहा जाए। जो यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं, जो इस जगह से यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ से उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, इधर से कहीं से नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन पाए जाते हैं। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उसकी सांद्रता प्रवणता विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है। मतलब अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में किसी चीज को भेजना है, जहां पर किसी चीज की मात्रा ज्यादा है और वहीं पे फिर और संख्या भेजनी हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सक्रिय परिवहन कहेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे हमें एनर्जी एटीपी खर्च करनी पड़ रही है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे कंसंट्रेशन कम हो जहां पर, और वहां से किसी चीज को उठा के अगर हटाओगे तो वहां पे आपको एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सक्रिय परिवहन कहेंगे, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पंप, जिसमें सोडियम आयन के 3 मॉलिक्यूल और पोटेशियम आयन के 2 मॉलिक्यूल को यहाँ से सेल मेम्ब्रेन, इसके सेल के अंदर से साइटोसोल से इसको बाहर किया जा रहा है, और इसको सोडियम को और इसके पोटेशियम को साइटोसोल के अंदर फेंका जा रहा है, जबकि साइटोसोल के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। आपके लिए ये भी चित्र लाए थे, ये इसमें सारी चीजें काफी क्लियर दिख रही थी, तो इसके लिए आपके लिए ये चित्र लेके आए थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।